आप सभी विद्या प्रेमियों का हमारे यूट्यूब चैनल मधुशाला तथागत बाई रविंद्र चौहान संपूर्ण हिंदी साहित्य शिक्षण केंद्र में स्वागत अभिनंदन है। आप सभी विद्यार्थियों के लिए मैं व्याकरण शुरू किया हूँ। सब्जेक्ट व्याकरण, हिंदी का व्याकरण, जिसमें उत्तर प्रदेश में भी हाल ही में होने वाला जो बीएड का एंट्रेंस एग्जाम है, खासतौर से इन विद्यार्थियों के लिए बड़ा सहयोगी साबित होगा। इसके अलावा चाहे पुलिस भर्ती की तैयारी कर रहे हों, चाहे सिपाही भर्ती, चाहिए पुलिस सिपाही एक ही बात है, चाहे एसएससी हो, चाहे पीसीएस हो, चाहे पीसीएस लोअर हो या समीक्षा अधिकारी हो, सबके लिए यह बहुत ही उपयोगी होगा, रामबाण साबित होगी। मैं अपनी पूरी कोशिश किया हूँ, अपने लाइफ का अनुभव लगा दिया है उसको बनाने में। वर्णमाला को मैं अभी तक पढ़ा रहा था। वर्णमाला लगभग खत्म हो चुका है, अंतिम कगार पे हम खड़े हैं। तो वर्णमाला के संबंध में कुछ विशेष तथ्य होते हैं, जो विशेष नोट्स होते हैं, उन नोट्स के बारे में आइए थोड़ा-सा मैं चर्चा कर देता हूँ। कुछ हो सकता है कहीं कोई फँस जाए वो मैटर, इसलिए वर्णमाला के बारे में विशेष चर्चा आज मैं नोट्स लिखवा दे रहा हूँ आप सभी को। और लिखवाने से पहले आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को आप लोग लाइक, सब्सक्राइब तथा शेयर ज़रूर कर दें। तो नोट्स में आइए देखते हैं क्या-क्या कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं जिनको बारे में पूछ सकता है। परंपरागत रूप से 33 व्यंजन ही हैं, ठीक है? हमने बता दिया है वहाँ आपको कि 35 व्यंजन हमने जोड़ा था, लेकिन परंपरागत रूप से कुल 33 व्यंजन हैं, ठीक है? लेकिन बाद में जब द्विगुण व्यंजन ड़ और ढ़, अर्थात इसके एक गुण है ड, दूसरा गुण है ड़, एक गुण है ढ, दूसरा गुण है ढ़। ये द्विगुण व्यंजन जोड़ने पर यह 35 ठे व्यंजन हो जाते हैं, ठीक है? ये ड़ और ढ़ ये बाद में जोड़े गए थे। हिंदी वर्णमाला में 5 नए व्यंजन, श यह संयुक्त व्यंजन, त्र संयुक्त और ज्ञ संयुक्त व्यंजन तथा ड़ द्विगुण व्यंजन और ढ़ द्विगुण व्यंजन। यह बाद में 5 लोगों जो कि बाद में जोड़े गए व्यंजन हैं। तो छ, त्र और ज्ञ यह संयुक्त व्यंजन है तथा ड़ और ढ़ यह द्विगुण व्यंजन, अर्थात इसके 2 गुण हैं। एक गुण है ड का, दूसरा गुण है ड़, एक गुण है ढ का, दूसरा गुण है ढ़ का। एक तथ्य और आता है, जो क के नीचे एक नुक्ता लगा होता है, ख के नीचे लगा होता है, ज़ के नीचे लगा होता है, फ के नीचे या ग के नीचे, तो इसको जब बोलते हैं, जब नुक्ता लगा दिया जाता है नीचे, तो थोड़ा-सा जीभ से थोड़ा हवा ज़्यादा निकालना पड़ता है। जैसे क, ख, ग, ज़, फ, तो दाँत और ओठ चिपका कर जब बोलेंगे फ, ग, ज़, फ, तो इस तरह का उच्चारण कब करेंगे, तो ये क्या है कि ये विदेशी व्यंजन बाद में जोड़े गए हैं। ये जब भारत में अरबों का, तुर्कों का, मुगलों का आदि का जब आक्रमण होता गया, तो लोग यहाँ आए, तो वहाँ की जो भाषाएँ थी, वहाँ की जो लिपियाँ थी, उसको भी यहाँ धीरे-धीरे रच बस गए, आपस में संयोग होने लगा। तो जिनके शब्दों को, शब्द जो अरबी, फारसी, तुर्की के शब्द थे, वो भी भारत में, जो भारत के मूल शब्द थे, उनसे मिलते गए और यह एक कॉमन या सामान्य शब्द बन गया। यही शब्दों में बाद में जब स्वीकार किया गया हिंदी जगत में, तो इसे कहा गया विशेष आगत या विदेशी आगत व्यंजन। ग, क, ख, ज़, फ पूछेगा इसमें से आगत व्यंजन कौन है या विदेशी व्यंजन कौन है? अरबी फारसी व्यंजन कौन है? अरबी फारसी तुर्की व्यंजन कौन है? किसी वर्ड के, किसी अक्षर के नीचे अगर ये लिखा इस तरह से बिंदु लगा है, याद रखिए बिंदु, किसी भी वर्ड के नीचे यह बिंदु लगा है, तो ये समझ लीजिए कि अरबी फारसी के हैं, यह विदेशी व्यंजन है, ठीक है? ये फॉरेनर्स है, या आगत व्यंजन, या इसे इसे आगत, या हमने लिख भी दिया, देखिए ये आगत व्यंजन भी है, ठीक है? बाद में कंफ्यूजन न हो कि आगत व्यंजन किसे कहते हैं। तो आगत व्यंजन यही किसी भी वर्ड के नीचे इस तरह से बिंदु और नुक्ता लगा है, तो समझिए ये आगत व्यंजन अरबी फारसी के ही लगभग हैं। उसके अलावा एक और है, हमने कहा उसमें बार-बार का आ रहा था, जैसे डॉक्टर, इस तरह से। यह अंग्रेजी से आया हुआ हिंदी में है, क्योंकि अंग्रेजों ने भी 2 ढाई सौ साल यहाँ, 300 साल तक राज किया, तो धीरे-धीरे उनकी भाषा भी यहाँ की भाषा में मिल-जुल गई। कि लिपियों को स्वीकार करना पड़ा, देवनागरी लिपि आदि में इसको स्वीकार किया गया, को।
ये अंग्रेजी से लिया गया है। पंचमा अक्षर जो कि हर वर्ग के अंत में एक नाक से ध्वनि निकलने वाली ध्वनि या व्यंजन पड़ता है, जैसे अंगा था, न था, म था, र था, इया था। तो उसके बाद उस पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग करें। अनुस्वार यानी कि इस तरह से बिंदु लगा दिया जाए, उस पर केवल बिंदु लगा दिया जाए। इस तो अनुस्वार के बदले उस पंचमा अक्षर के बदले अनुस्वार का प्रयोग करने का सुझाव सबसे पहले डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने, ठीक है, डॉक्टर श्याम सुंदर दास ने दिया था। सबसे पहले सुझाव श्याम सुंदर दास जी ने दिया था और इनका सबसे ज्यादा प्रभाव था नागरिक प्रचारणी पत्रिका आदि में था। ये बहुत ही कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं। इन कुछ और तथ्य इसको लिख लीजिए, फिर आगे मिटा करके नीचे से और ऊपर से और करने जा रहे हैं। कुछ और तथ्य इसमें जोड़ देते हैं। कुछ और तथ्यों में विभिन्न विद्वान जो रहे हैं, वर्णमाला के विद्वान रहे हैं। इन विद्वानों में जो वर्णों की संख्या है, कहीं किसी ने 52 माना है, तो किसी ने 55 माना है, किसी ने 47 माना है, तो किसी ने 45 माना है। तमाम विद्वानों में यह मतभेद है। तो कुछ तथ्य हैं जो आपके सामने मैं लिख दे रहा हूं, आप लोग इसको कर लीजिएगा। हिंदी में वर्णों की संख्या, ठीक है, मुद्दा है हिंदी में वर्णों की संख्या, वर्णों की संख्या। देखिए इसमें क्या है कि हिंदी में जो वर्णों की संख्या है, तमाम विद्वानों में मतभेद है, लोग अलग अलग मानते हैं, ठीक है। तो एक बड़े प्रसिद्ध है पंडित किशोरी दास वाजपेयी, पहले हो गया पंडित किशोरी दास वाजपेयी, किशोरी दास वाजपेयी। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी में वर्णों की संख्या 43 माना, याद रखिएगा 43, 43, ये 43 है, ठीक है। पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी में वर्णों की संख्या 43 माना। पूछता है कि पंडित किशोरी दास वाजपेयी ने हिंदी में वर्णों की संख्या कितनी माना है, तो 43। पंडित किशोरी दास जी ने हिंदी में वर्णों की संख्या कितना माना है, तो यह 43 मारिएगा, यानी कि 43 मारिएगा। तो वह कामता प्रसाद गुरु, कामता प्रसाद गुरु जी ने, कामता प्रसाद गुरु, ठीक है, कामता प्रसाद गुरु ने कितना माना है इसके लिए जान लीजिए। कामता प्रसाद गुरु ने 46 माना है, ठीक है। हिंदी में वर्णों की संख्या 46 माना, कामता प्रसाद गुरु जी, ये जी है, ठीक है, गुरु जी है। तो कामता प्रसाद गुरु जी ने 46 माना है। वहीं उदय नारायण तिवारी जी ने, उदय नारायण तिवारी जी, उदय नारायण तिवारी जी, उदय नारायण तिवारी जी, उदय नारायण तिवारी जी ने कितना माना है, उदय नारायण तिवारी जी ने 51 माना है, 51 वर्ण माना है। उदय नारायण तिवारी जी ने 51 वर्ण माना है। वहीं धीरेन्द्र वर्मा ने, धीरेन्द्र वर्मा धीरेन्द्र वर्मा, धीरेन्द्र वर्मा ने कुल 53 माना है, ठीक है। धीरेन्द्र वर्मा ने कुल 53 माना है। लेकिन तमाम विद्वानों में जो मतभेद होने के बाद भी लगभग एक ऐसी संख्या है जिस पर लगभग सभी ने हाँ कहना चाहा है। कुछ नहीं भी चाहे लेकिन उन्होंने भी अपना हाँ दे दिया है। तो मूल रूप से मूल रूप से, ठीक है, मूल रूप से, शुद्ध रूप से, ठीक है, 52 वर्ण ही मारिएगा। 52 वर्ण को सभी ने लगभग स्वीकृति दिया है। ये 52 वर्ण सबसे शुद्ध माने गए हैं। नहीं तो वैसे तो कहीं कहीं मिलता है कि उच्चारण के आधार पर, ठीक है, पूछता है कि उच्चारण के आधार पर, उच्चारण के आधार पर कितने वर्ण हैं हिंदी में, तो उच्चारण के आधार पर कुल हिंदी में 45 वर्ण माने गए हैं, जबकि
35 व्यंजन तथा 10 स्वर, ठीक है, उच्चारण के आधार पर 45 माने गए हैं। लेकिन ये सब कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा से ज़्यादा इसी पर वो होता। अगर ऐसा पूछता घुमाने-छुपाने वाला तो वो भी विवाद हो जाएगा। अगर अगर पूछेगा भी ये 45 वाला भी तो विवादित हो जाएगा, जान लीजिए। प्रश्न विवादित हो जाएगा। सबसे ज़्यादा शुद्ध पूछे तो बस यही है, लेकिन ऐसे है कि सूर्यदास वाजपेयी के अनुसार पूछता है तो वो 43 माने हैं, कामता प्रसाद गुरु 46 माने हैं, उदय नारायण तिवारी 51 माने हैं, धीरेन्द्र वर्मा 53 माने हैं। शुद्ध रूप से 52 ही माना गया है। कुछ शब्द ऐसे हैं जिनके 2-2 अर्थ होते हैं, उनके बारे में थोड़ा इसलिए बता देना चाहता हूँ कि यहाँ है बार-बार पूछता है, तो कुछ ऐसे वर्ड हैं जिनके 2-2 अर्थ हैं। कुछ ऐसे वर्ड हैं जो किसी भी एग्ज़ाम में तुरंत पूछ देता है, चाहे एसएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, पीसीएस लोअर का हो, समीक्षा अधिकारी का हो, चाहे पुलिस भर्ती का हो, हाँ? या आर्मी भर्ती का हो, चाहे उत्तर प्रदेश बीएड एंट्रेंस का एग्ज़ाम हो, कोई भी हो जिसमें यह यह वर्ड का अर्थ के बारे में कई बार फँसाने की कोशिश करता है। इसको जान लीजिए थोड़ा। एक वर्ड होता है अंश, ठीक है? एक वर्ड होता है अंश, दूसरा होता है इसी से संबंधित अंश, ठीक है? इसके माने होता है कंधा। इसके जो जिसमें छोटा-सा या ये बड़ा वाला भाग है, इसके माने होता है भाग और इसके माने होता है अंश माने कंधा, ठीक है? जो बड़ा-सा लगा है उसमें उस अंश माने होता है भाग। भाग का मतलब होता है आपका अंश कितना, आपका मतलब योग कितना है, योगदान कितना है और एक जब छोटा-सा लगेगा तो कंधा हो जाएगा, अंश माने कंधा। उसी तरह से शकल है और सकल है। हुँ। शकल और सकल में देख लीजिए, एक शकल माने होता है खंड, हुँ? एक शकल माने होता है खंड, दूसरे शकल माने होता है सभी, ठीक है? इसको हटाते हैं, इसे ऐसे लिखते जाइए। शकल माने होता है खंड, बड़ा-सा तो खंड हो जाएगा, छोटा-सा है तो सभी हो जाएगा। इस तरह से एक और शब्द है शर, इसके माने होता है बाण, ठीक है? एक सर और है, सर माने होता है तालाब, अगर छोटा-सा लग गया तो तालाब, हुँ? बड़ा-सा है तो बाण होगा, छोटा-सा लगा है तो तालाब हो जाएगा, याद रखिएगा। ये बहुत ज़्यादा पूछता है। इस तरह से शंकर भगवान के बारे में पूछता है, तो शंकर का मतलब होता है महादेव। महादेव यानी कि शंकर भगवान, दूसरा छोटा-सा लग गया यहीं पे शंकर हो गया, तो हो गया इसे दोगला कहते हैं। शंकर माने शुद्ध भाषा में तो दोगला ही कहेंगे या इसे मिश्रित कहेंगे, मिश्रित या मिश्र मतलब कई लोगों का मिश्रण, उसी को दोगला कहा गया है। जैसे कई प्रकार से दोगले जानवर होते हैं, दोगली गाय होती हैं। कुछ लोग इतना अपने कैरेक्टर को गिरा लेते हैं कि उनको भी दोगला कहा जाने लगता है, इंसानों में भी दोगला कहा जाने लगता है, तो ध्यान रखिएगा। तो शंकर एक बड़ा-सा लगेगा तो महादेव हो गए, छोटा-सा लगेगा तो मिश्रित हो गया, ठीक है? ये स्व माने कुत्ता होता है, एक स्व माने अपना होता है, बस आधा स और बड़ा स का अंतर है, ठीक है? आधा स और बड़ा स का अंतर। ये हो गया शांत अर्थात अंत सहित, ठीक है? सा अंत, अंत सहित। दूसरा हो गया शांत, माने शांत, जानते ही हैं। शांत माने बिल्कुल उम, शांत माने धैर्य या बिल्कुल ये ऐसा मान लीजिए धैर्य वगैरह। ये एक वर्ड है, आगे मैं भी वर्ड के बारे में और भी बताऊँगा, लेकिन इतना जो बहुत इम्पोर्टेंट समझता था मैं क्योंकि ये किताब ऐसी है, वासुदेव नंदन आदि की जो किताब वासुदेव नंदन जी की है, हरदेव बाहरी जी की हैं, हुँ? पंडित कामता प्रसाद गुरु जी की है। इनसे हर कोई भी एग्ज़ाम हो,
चाहे टीजीटी, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ हो, चाहे पुलिस भर्ती हो, किसी भी हो जिसमें हिंदी संबंधित है, यहीं से ही मानक हिंदी लिया जाता है। ये हिंदी की किताबें जो मानक रूप में कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट भी इसको मानता है, आयोग भी इन किताबों को मानता है, इसीलिए इन्हीं किताबों को मानक रूप में बनाया जाता है। तो इसीलिए जब से सबसे ज़्यादा जो प्रश्न पूछे जाते हैं, इन्हीं किताबों से पूछे जाते हैं। पढ़ने को तो आप इन किताबों में ही पढ़ सकते हैं, लेकिन थोड़ा क्या होता है कि अगर उसको समझा दिया जाए थोड़ा-सा, कोई समझाने वाला हो, बता एक-एक चीज़ पढ़-पढ़ के बताने वाला अनुभवी व्यक्ति हो, तो उससे उससे क्या होता है कि वो चीज़ें बहुत जल्दी कन्फर्म हो जाती हैं। नहीं तो पढ़ने को तो पढ़ ही लेंगे आप लोग, लेकिन कई बार पढ़ने पड़ेगा, बार-बार पढ़ना पड़ेगा, बार-बार बिसर जाएगा, क्योंकि वो बताने वाला कोई नहीं है। इसलिए कहा गया कि बिन गुरु ज्ञान होता नहीं है। तो इसीलिए जो पढ़ाएगा कोई तो आपका समय बचेगा और जल्दी से जल्दी कन्फर्म हो जाएगा। ये हमारा लगभग सब समाप्त हो गया, सब लगभग क्या सभी समाप्त हो गए। वर्णमाला हिंदी व्याकरण में वर्णमाला का पार्ट समाप्त हुआ है। अब मैं आपको आपको आगे आपको संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि के बारे में विस्तार से बताएँगे। आप सभी से निवेदन करता हूँ कि हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं अगले विषय में, तब तक के लिए अगले प्रसंग में मिलते, विषय तो हमारा व्याकरण ही चलेगा। प्रसंग क्या होगा? प्रसंग हमारा हो सकता है संधि भी पढ़ाएँ, हो सकता है कि संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण आदि जो कर्ता, करण वो होता है, केस वगैरह सब इसको पढ़ाएँगे विस्तार से। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।